नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन लोटस की। ऑपरेशन लोटस है क्या? बेसिकली ये जब से 3-4 साल में चल रहा है इंडिया में। जैसे अभी महाराष्ट्र में जो हो रहा है, जो पहले इससे पहले राजस्थान में हुआ, एमपी में हुआ, कर्नाटका में हुआ, जो पॉलिटिकल क्राइसिस होती हैं उसको देखते हैं, इसके तहत उसको हैंडल किया जाता है। ऑपरेशन लोटस इसका नाम दिया गया है। अब इसमें होता क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर क्या है? बहुत सारी न्यूज आपने देखी होगी, उसमें आपने एंटी डिफेक्शन लॉ में और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। रोज न्यूज में देखते हो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। न्यूज़पेपर वाले या मीडिया चैनल वाले बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, क्योंकि उनको अपनी टीआरपी बढ़ानी होती है, इस वजह से। ठीक है, उनका ये बिजनेस है। लेकिन मैं आप तक 10 मिनट के अंदर पूरी लेकर के पूरी हिस्ट्री से लेकर 1990 से लेके आज तक जो हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। इसमें क्या होता है कि 10th शेड्यूल संविधान में ये बताया गया है। 10th शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, राजीव गांधी जी की सरकार थी उस समय इंडिया में। उस समय इसको इंसर्ट किया गया संविधान में। उसके तहत ये बोला गया कि यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर पार्टी चेंज करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज कैसे, या तो पार्टी चेंज करे, दूसरा काउंटर वोटिंग करता है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि आपको वोटिंग यहाँ पे करना है। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, मान लो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बोला पॉलिटिकल पार्टी ने कि आपको मुर्मू जी को वोट करना है, और उन्होंने वोट कर दिया यशवंत जी को, तो ये क्या हो गया, काउंटर वोटिंग हो गई, तो उसमें वो पार्टी को डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें से ये भी याद रखना है कि यदि इंडिपेंडेंट मेंबर कोई ज्वाइन करता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, तब भी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। किसके तहत? दल बदल कानून के तहत, 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ इसको बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। तीसरी चीज इसमें यह है कि 6 मंथ के अंदर यदि नॉमिनेटेड मेंबर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद भी उसको 6 मंथ बाद भी एंटी डिफेक्शन के तहत उसको उसकी मेंबर या उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, पहले था ये जरूरत क्यों पड़ी, जब हमारा संविधान बना तो उसमें 102 आर्टिकल नंबर 102 ये बोलता है कि एमपी को यदि डिस्क्वालीफाई करना है तो हम आर्टिकल लगाएंगे 102, क्लास 2 के तहत वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। यदि हमको एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना है, जो विधायक होते हैं उनके लिए है आर्टिकल 191 डी क्लॉज के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ये तो था, लेकिन ये क्यों लाया गया, इसके पीछे रीजन क्या है, देखते हैं। अब आपने देखा होगा कि एक समय आया था 1967 में, एक हरियाणा के हैं, बहुत फेमस चर्चित नाम है, उनका नाम था आया राम गया राम केस के नाम से जाना जाता है। उसमें हुआ क्या था कि एक आया राम गया राम में एक मेंबर हैं जिन्होंने एक ही दिन में 3 पार्टी चेंज किया था। ठीक है, एक ही दिन में। तो इसको कहीं इस पार्टी में गए, कहीं इस पार्टी में गए, इस पार्टी में गए, कहीं उस पार्टी में गए। इससे क्या बोला गया कि आया राम गया राम केस हुआ। तीसरी चीज इसमें यह देखने वाली बात है कि जो हम ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं कि अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी। इसमें यह प्रॉब्लम थी इस 10th शेड्यूल में, इस 1995 में, कि यदि 1/3 मेंबर एक साथ, यदि 1/3 मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो डिस्क्वालीफाई नहीं माने जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, अब इसको 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2003 में यह बोला गया कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पार्टी में मर्ज कर जाती है तो डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। तीसरी पॉइंट, अब इन सब क्राइसिस को देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि अब गवर्नर का रोल यहां पे बहुत आता है। अच्छा, कौन मेंबर होगा जो डिस्क्वालीफाई के लिए डिसाइड करेगा कि आप डिस्क्वालीफाई है नहीं है? यदि हम लोकसभा की बात करें तो स्पीकर होगा, यदि हम राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन होगा। इसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ऐसे होता है, स्पीकर होता है, वो डिसाइड करता है। इसे अभी कर्नाटक में चल रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन होगा, लेकिन उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, यदि जुडिशियल रिव्यू होगा तो उसके तहत आपको ये रेमेडी
मिलेगी, कोर्ट उसको इंटरवेन कर सकता है। इसी चीज कोर्ट में चैलेंज इसी के तहत बोल रहे हैं कि अभी जो महाराष्ट्र में हो रहा है तो वो मेंबर क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरी चीज आपको मैं बताता हूं कि कर्नाटका में 1990 के समय में जो गवर्नमेंट थी उनके पास मेंबर थे, उन्होंने बोला कि एक होता है टेस्टिंग ऑफ मेजॉरिटी, फ्लोर में यदि टेस्ट होता, फ्लोर टेस्ट क्या होता है, फ्लोर टेस्ट ये होता है कि आपको विद इन हाउस के अंदर आपके अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ करना, ठीक है। जैसे 19 में पूछा गया कर्नाटका में भी फ्लोर टेस्ट के लिए ये, लेकिन ये गवर्नर या इस अलाउ करता है फ्लोर टेस्ट के लिए। एमपी 2020 के टाइम पे कोरोना की जब भी आया था, कोरोना का टाइम था, उस समय हाँ एमपी मध्य प्रदेश में कमलनाथ गवर्नमेंट चल रही थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कमलनाथ वहां के सीएम थे। उस सेशन में क्या हुआ था कि वहां के जो हाउस है मेंबर है उन्होंने बोला कि हम टेस्टिंग ऑफ मेजॉरिटी के लिए हम फ्लोर सेशन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। और वहां पे फ्लोर सेशन हुआ, फ्लोर सेशन नहीं हुआ, फिर इसकी वजह से टेस्टिंग ऑफ मेजॉरिटी ये गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको फ्लोर सेशन कराएगा नहीं कराएगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने कोरोना का क्राइसिस देकर फ्लोर सेशन कराने से मना कर दिया। दूसरी, राजस्थान में हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन, नहीं कराया गया, ठीक है। महाराष्ट्र में अभी ये चल रहा है। तो इसका ऑपरेशन लोटस ये देखता है कि गवर्नर बेसिकली यहाँ पे जो मेन रोल आता है गवर्नर कि आर्टिकल 356 ये डिसाइड करता है कि प्रेसिडेंट रूल लगेगा नहीं लगेगा। कब लगेगा प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन जिसको बोला जाता है हिंदी में। प्रेसिडेंट रूल बेसिकली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जब कोई विकल्प नहीं बचता सरकार के पास, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म एज वेल एज पॉलिटिकल मैकेनिज्म दोनों फेल हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, तभी प्रेसिडेंट रूल लगता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जब कोई विकल्प नहीं बचता। दूसरी चीज, अच्छा ये टेस्टिंग ऑफ मेजॉरिटी में क्या, ये जो गवर्नर है चूजिंग द सीएम इज स्टेबल गवर्नमेंट, एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी आप जैसे इलेक्शन होते हैं कहीं भी, तो जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है वो चाहती है गवर्नर के पास, तो गवर्नर ये चाहता है कि हमारी स्टेबल गवर्नमेंट हो। जब स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि जो स्टेबल गवर्नमेंट होगी उसी का सीएम आएगा, और जो सीएम होगा, अब सीएम के बीच में यदि टसल है, किसके, सीएम वर्सेस गवर्नर, इस टसल को दूर करने के लिए क्या हुआ, इसका सोल्यूशन क्या है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी फेयर, मींस गवर्नर शुड नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। क्लियर। सरकारी कमीशन में ये बोला गया कि गवर्नर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होना चाहिए, और उस स्टेट का नहीं होना चाहिए जिस स्टेट में वो गवर्नर है। जैसे आप यूपी की बात करते हैं, आनंदीबेन पटेल गुजरात से हैं, ज्यादातर केसेस में होता है। राजस्थान की बात करते हैं तो वहां पे कलराज मिश्र जी हैं, गवर्नर है। तो अब ये जो सेशन हुआ सरकारी कमीशन, तो इसका सोल्यूशन क्या है जो अभी प्रेजेंट टाइम पे वहां पे क्राइसिस हो रही है महाराष्ट्र में, क्या सरकार वही है। हालांकि उससे कोई ऑपरेशन लोटस का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जो लोग हैं वो लोग ये सोचते हैं। तो ऑपरेशन लोटस का मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं कमल खिलाना है। ऑपरेशन हम चलाएंगे लोटस मीन्स कमल को खिलाने के लिए। क्लियर हुआ। तो ये चीजें हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ होपफुली समझ में आया होगा आपको, 10th शेड्यूल के तहत होता है, मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए लाया गया है। अब टेस्टिंग ऑफ मेजॉरिटी, ये फ्लोर ऑफ द हाउस, ये डिस्क्रिशनरी पावर है किसकी, विशेष अधिक शक्तियां राज्यपाल की। ये उसको अलाउ है कि वो चाहे तो सेशन कॉल कर सकता है, चाहे तो वो सस्पेंड कर सकता है, डिले कर सकता है। जैसे ये कोरोना क्राइसिस में हुआ था यहाँ पे 2020 में, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई सारे मल्टीपल मिन विधायक आ गए, बहुत सारे विधायक आ गए, और उन्होंने कमलनाथ सरकार को गिरा दिया। मतलब उसकी कमलनाथ सरकार की जो मेजॉरिटी थी वो फेल हो गई। वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लगा, क्योंकि वो 1/3 से ज्यादा थे, 2/3 होना चाहिए अप्रोक्स। तो होपफुली अभी जो ये चल रहा है महाराष्ट्र में, क्या वहां की उद्धव सरकार जाएगी, या सिंधे वहां के सीएम बनेंगे, या सिंधे बनेंगे
तो क्या होगा, इन सब चीज़ों के लिए आगे और डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या रियलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रोल है किसका, गवर्नर का। गवर्नर की पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादातर सीएम और गवर्नर के बीच में टसल ये आज से नहीं चल रही। 2018 में आप देखो और दिल्ली में जहाँ पे एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जितने भी यूनियन टेरिटरी होते हैं वहाँ पे गवर्नर नहीं होते, वहाँ पे मेन पावर होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, तो ये जो टसल है इसको दूर करने के लिए यही सोल्यूशन है कि गवर्नर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी वेरी फेयर एंड अकॉर्डिंग टू सरकारी कमीशन। क्लियर हुआ। अब सरकारी कमीशन एक अपने आप में ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन होता है, कहीं ना कहीं गवर्नर क्या है, ब्रिज है किसके बीच में, सेंट्रल स्टेट के बीच में। क्यों? क्योंकि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, सेंटर के लोग करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। होपफुली क्लियर होगा। तो ये जो क्राइसिस है इसको देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आती हैं जाती हैं, बट डेमोक्रेसी रहना चाहिए, यही सबकी इंडिया के पार्ट है, क्योंकि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री है। कोई भी पार्टी रहे अच्छा रहे, उससे मतलब नहीं है। बस आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।